काफ़ी लोग ऐसा फ़ोन करके पूछते हैं सर कि लग्जरियस लाइफ मिलेगा. I don't know what is going through their mind, and I feel like that you don't belong here, boss. Right. I think your start itself is wrong. Your foundation itself is wrong. You Right. don't belong here. Right. Go do something else. पूछते हैं कि आरबीआई आपको क्या देगा, घर देगा, गाड़ी देगा, सैलरी देगा, जो भी देगा आप सोच रहे हैं उसके बारे में, which is good. और एचआर अलाउंस आपको नहीं मिला, so your salary drops straight away from like 190 minus 75 to 115, 120. 115. फ्रेंड्स, आरबीआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स इन द कंट्री. आप अपना प्राइम यूथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा रहे हैं. अगर हम एक सीरियस एस्पिरेंट की बात करें तो वो कम से कम 2-3 साल तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाता ही लगाता है. बट कई बार ये जो एवरेज है ना, ये 4-5 साल की हो जाती है. और जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने एफर्ट डाल रहे हो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो आप हमेशा जानना चाहते हो कि भाई सिलेक्शन के बाद हमें क्या मिलने वाला है. क्या ये मेहनत उस वर्थ की है जो हमें सिलेक्शन के बाद मिलने वाली है. तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ, इट वुड बी वर्थ इट. बट हमें ये रियलिटी जाननी चाहिए कि भाई लाइफ आफ्टर सिलेक्शन क्या है. और जब मैं लाइफ आफ्टर सिलेक्शन की बात करता हूँ तो बेसिकली हमें जानना चाहिए कि भाई हमारी पोस्टिंग्स कैसे होती हैं, हमारी ट्रांसफ़र्स कैसे होती हैं, हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, हमारी प्रमोशंस कैसे होंगी, हमारी जो है लर्निंग्स क्या क्या रहेंगी, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई हमारी सैलरी क्या होगी, हमारे हाथ में कितना रुपया आएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि भाई हम काम क्या करेंगे. तो हम ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. बट वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद दी पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र पार्ट. लेकिन उससे भी पहले मैं अपने गेस्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ हैं आज अंचित सर, जो कि आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के मेंटर हैं. पिछले काफ़ी सालों से आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं. तो सर, वेलकम टू द सेशन. थैंक यू कुलदीप सर. एंड सर, सबसे पहले क्वेश्चन पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र के बारे में पूछने से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम जो आपको एक्सपीरियंस हुई है पिछले कुछ सालों में. बिल्कुल सर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बट सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, सर ने बोला आई एम अ मेंटर फॉर आरबीआई ग्रेड बी, बट द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग आर वेरी इंटरनल टू आरबीआई. सो वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल, मैं आपको अच्छाई भी बताऊँगा, बुराई भी बताऊँगा, पूरी ऑनेस्टी से. वी आर नॉट गोइंग टू कंसील एनीथिंग, या फिर मतलब हम ऐसा नहीं है कुछ छुपा रहे हैं. तो पूरी ऑनेस्टी से जो हमें फीडबैक मिला है, जो हम लोगों से बात करके, स्टूडेंट्स से बात कर कर हमें पता चलता है, वो हम आपको बता रहे हैं. और जैसा मैंने बोला, हम अच्छाई भी बताएंगे, बुराई भी बताएंगे. एंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई, मतलब वी आर अ चीटी, वी आर अ वेरी स्मॉल थिंग if we speak anything like which is a criticism. So our intention is not that. हम तो आपको एक लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि ऐसी लाइफ होती है, वो आपको बुरी लगती है. इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई शायद कुछ गलत कर रहा है, ठीक है. तो कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वो बुरा लगता है. सो in terms of organization, I think it has its own policies, it has its own style of working, and it has all the right because it's the regulator of the country. But yes, you as an aspirant, you as a future RBI grade B officer can decide whether you like it or you don't like it, whether you want to aspire for it, whether you don't want to aspire for it. तो अब मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि आरबीआई के बारे में बेस्ट चीज़ क्या है. सर, मैं यहाँ पे मतलब जो मेरा व्यू है, और जो काफ़ी लोग हैं जो वाकई में इसको ड्रीम मानते हैं टू बी पार्ट ऑफ आरबीआई, और मैं इसमें ही बोलूँगा कि काफ़ी जो एक ऊपर से प्यार होता है किसी से, है ना, हम जिसको फैचुएशन बोलते हैं. तो काफ़ी लोगों को जो ऐसा प्यार है आरबीआई से, वो होता है कि आरबीआई में सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, एक भौकाल है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर होना इंडिया में. मतलब आफ्टर यूपीएससी आई थिंक आरबीआई इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन. फिर पैसा है, रिस्पेक्ट है सर, कुछ डिपार्टमेंट्स में ठीक ठाक पावर भी है, जैसे कि ऑडिट डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, ठीक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं. तो मुझे लगता है कि ये सब एक तरह की फैचुएशन है विच विल डाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हालांकि ज़रूरी है सब चीज़ें, मतलब सैलरी इज़ वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट, हम उसके बिना नहीं रह सकते. बट बेस्ट चीज़, मतलब इनसे भी अच्छी जो मुझे लगता है कि जो बेस्ट चीज़ है, दैट इज़ आई वुड से इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इंटीग्रिटी, आई रिपीट द वर्ड इंटीग्रिटी. इंडिया में, ठीक है, मैं भी इंडिया का पार्ट हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, बट हमारी सोसाइटी में हम पैसे को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्फेयर्स में इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. तो यहाँ पे लेकिन इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है. और मैं ये क्यों कह रहा हूँ सर, मतलब वी हैव बीन वॉचिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन डूइंग फॉर द नेशन सिंस सो मेनी ईयर्स. और आरबीआई के पास कितना इंपॉर्टेंट काम है, मतलब आरबीआई करेंसी सर्कुलेट करता है, करेंसी छापता है,
मॉनेटरी Monetary पॉलिसी वो डिसाइड करता है, बैंक्स को लाइसेंस देना है या बैंक्स का लाइसेंस रिवोक Regulations करना के काम है, सारे। रेगुलेशंस वो बनाता है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, Right. चाहे वो हायर लेवल पे हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है कि कहीं ना कहीं वो इंटीग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर कर पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज आपने कभी सुना है क्या कि किसी बैंक को किकबैक्स देकर लाइसेंस दे दिया हो, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी पहले ही लीक कर दी हो ताकि स्टॉक मार्केट में कोई पैसा बना सके? ऐसा आज तक नहीं हुआ है। एंड दैट इज ऑल बिकॉज देयर इज अ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच रिस्पेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इंडिविजुअल्स भी उसी इंटीग्रिटी का पार्ट बन जाते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग आई लाइक बीइंग नो अ मेंटर फॉर आरबीआई, कि यार आरबीआई एक बहुत ही क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है। राइट सर, इंटीग्रिटी। बहुत सर ने सही बात बोली कि हम जनरली जब भी अपने लिए एग्ज़ाम चूज़ करते हैं ना, तो वी फर्स्ट सी कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम है या नहीं है, और फिर हम बात करते हैं कि सैलरी कितनी होगी, मज़ा आएगा नहीं आएगा, पावर आएगी नहीं आएगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। बट उन सबसे ऊपर जो चीज़ है ना वो है इंटीग्रिटी। ठीक है, राइट सर। तो सर आगे बढ़ते हैं। अब सर जब भी हम पोस्टिंग्स की बात करते हैं ना, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बिगेस्ट एस्पिरेशन होती है कि भगवान होम पोस्टिंग मिल जाए। तो क्या आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद किसी स्टूडेंट को होम पोस्टिंग मिल सकती है? और सर क्या पॉलिसी है बेसिकली होम पोस्टिंग के रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट के लिए? सर इससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, बिकॉज माई सेल्फ एज अ फ्रेशर आफ्टर कॉलेज आई वेंट टू बैंगलोर, आई वॉज वर्किंग देयर। तो मेरी एक ही तमन्ना थी उस टाइम पे कि किसी तरह मैं अपने होम स्टेट में वापस चला जाऊँ। मैं विद इन 6 years वापस आ भी गया और मैं 2011 से इसी अपने होम स्टेट में हूँ। बट आई हैड द प्रिविलेज, बिकॉज हमने अपना शुरू किया था। फॉर अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन आरबीआई अनफॉर्चुनेटली होम पोस्टिंग वाला प्रिविलेज ज़्यादा नहीं है किसी भी स्टेज में। सर इनिशियल स्टेज में होम पोस्टिंग का ऑलमोस्ट ज़ीरो चांस है। मैं बोलूँगा कि 100% ज़ीरो चांस है कि आपको इनिशियली होम पोस्टिंग मिलेगा, बट फिर भी शायद कहीं तुक्का लग जाए या बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आप बहुत ही लकी हो, भगवान का आशीर्वाद है कि आरबीआई क्लियर भी कर लिया और फिर होम पोस्टिंग भी मिल गई इनिशियली। तो इनिशियली तो ज़्यादातर नीड्स पे ही डिपेंड करता है। ज़्यादातर वैसे मुंबई में भेजा जाता है लोगों को, हाफ दी बैच एटलीस्ट, और हाफ दी बैच को अदर रीजनल ऑफिस में भेजा जाता है। तो इनिशियली होम पोस्टिंग मिलनी बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगी, कोई ऐसी फॉर्मल पॉलिसी नहीं है। ओके, बट देर इज़ अ अनसेड रूल या एक ऑब्लिगेशन है आरबीआई जो पूरा करता है कि वंस इन योर एंटायर टेन्योर, आपने 25 साल की उम्र में ज्वाइन किया, आप 58 साल 58 ईयर्स तक इफ़ यू आर वर्किंग, सो ड्यूरिंग दोज 23 years और वट एवर 33 years, सॉरी मैथ्स वीक हो गया मेरा, तो यू विल बी गिवन वन opportunity where you will get home posting for 5 to 6 years. तो वही एक लौती अपॉर्चुनिटी है, वो भी आपको अनऑफिशियली मिल रही है, देयर इज नो पॉलिसी अबाउट इट। अब सेकंड चांस क्या मिल सकता है? सपोज आपने 5 साल होम पोस्टिंग कर ली और फिर आप चाहते हो सेकंड चांस भी मिल जाए, तो बहुत मुश्किल है। फिर आप चाहे जो मर्जी बोल लो कि मेरे मम्मी बीमार हैं, मेरी वाइफ वहाँ अकेली है, देयर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो चांस कि वो आपको देंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफिक बिजनेस नीड ही आ गई जो आप ही पूरी कर सकते हो। सेकंड चांस मिलने का एक ही ऑप्शन है कि आप एक सेंसिटिव एरिया में पोस्टिंग ले लो। सेंसिटिव एरिया मतलब आप समझते हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहाँ पे कुछ खतरा है किसी चीज़ का। तो अगर आप सेंसिटिव पोस्टिंग्स के लिए एग्री करते हैं, सेंसिटिव पोस्टिंग्स के बाद इमीडिएटली अगर आप होम पोस्टिंग मांगते हैं तो शायद आपको दे दी जाती है, अगेन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नो रिस्पेक्टिंग योर वर्क एथिक, कि आपने यार सेंसिटिव एरिया में काम किया है, तो एक आरबीआई का भी ऑब्लिगेशन बनता है कि आपको एक अब सेफेस्ट हैप्पीएस्ट पोस्टिंग दी जाए। तो उस केस में आपको सेकंड होम पोस्टिंग मिल सकती है। अदरवाइज सेकंड होम पोस्टिंग का भी ज़ीरो चांस है, इनिशियल होम पोस्टिंग का भी ज़ीरो चांस है। एक अनऑफिशियली आपको होम पोस्टिंग ज़रूर मिलेगी फॉर अराउंड 5 to 6 years ड्यूरिंग योर एंटायर टेन्योर। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप वो कब ऑप्ट करना चाहेंगे। जो भी आपके मैथमेटिक्स होंगे कि इस टाइम पे मुझे वहाँ पे करना है, इस टाइम पे मेरी सिस्टर की शादी करनी है, इस टाइम मुझे मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है, सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। मतलब वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें इस टाइम पे वर्क जो होम पोस्टिंग दे दीजिए आप? सर जनरली मतलब डिमांड करने पे ऐसा नहीं तो पक्का मिलेगी, बट हाँ आपको 3 ऑप्शंस देनी होती हैं। तो उसमें से आप एक अगर डाल देंगे आफ्टर 10 years वन ऑफ योर होम स्टेट एज पोस्टिंग, तो शायद उसमें दे देंगे, नहीं तो अगली बार तो दे ही देंगे। ओके, तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं, क्योंकि आपने जो ये पूछा कि 3 ऑप्शन मिलते हैं। सर ट्रांसफ़र कितने टाइम के बाद होती है, पहली बात तो,
और दूसरी बात कि क्या कोई रूल है कि ट्रांसफ़र के टाइम पे एम्प्लॉइज से ऑप्शन मांगा जाएगा, जैसे आपने 3 बताए, तो क्या ये रूल है हर बारी जब भी उनकी ट्रांसफ़र होगी तो ये ऑप्शन दिया जाएगा उनको? आरबीआई में ये तो रूल है कि आपका हर 5 to 7 ईयर्स के बाद ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो मुंबई में हैं और बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो उनके बॉसेस दे विल मेक यू स्टे देयर, ओके, ठीक है। उतना पावर है बॉस टिल के द पास। कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, कई बार वो 5 से 10 साल तक हो जाता है, ओके, ठीक है। ओके, या बहुत ही सीनियर मैनेजर के साथ एसोसिएट हो गए एंड ही डजंट वांट यू टू लीव हिज और हर टीम, तो ऐसे कुछ केसेस हैं। बट अदरवाइज 5 to 7 ईयर्स में आपका ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ट्रांसफ़र के दौरान आपसे 3 ऑप्शन मांगे जाते हैं, ठीक है। तो आप उसमें होम पोस्टिंग वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं जब भी आपको लगता है कि मुझे जाना है, फिर वो आरबीआई के ऊपर है वो आपको देगा या नहीं देगा। जनरली जो भी 3 ऑप्शंस आप देते हैं उनमें से एक ऑप्शन ही आपको दिया जाता है। अगेन इट्स ऑल अपॉन बिजनेस नीड्स। कई बार हो सकता है कि उन तीनों में से भी ना कोई दिया जाए, तो यू डोंट हैव एनी नो काउंटर मेजर के मुझे इन तीनों में से क्यों नहीं दिया। वहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं है भाई, ठीक है। वो बोलेंगे ठीक है भाई, यही है हमारी पॉलिसी, आप करना चाहते हो तो कीजिए। बाकी हाँ, कुछ ग्राउंड्स हैं सर, मेडिकल ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हों, या स्पाउस का भी सर रीज़न वैसे काफ़ी बार रिजेक्ट ही कर दिया जाता है, जो मुझे सुनने को मिला है। अनलेस एंड अनटिल स्पाउस और दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ आरबीआई में ही है, या आरबीआई और किसी और रेगुलेटरी बॉडी में है, तब हो जाएगा। लेकिन आप आरबीआई में है और आपका स्पाउस प्राइवेट में कहीं बैंगलोर में, आप बोलें कि मुझे बैंगलोर भेज दीजिए, आई थिंक दैट इज अगेन, ऐसा अगर आप फेवर चाहते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड होम पोस्टिंग विच वुड बी गिवन ओनली वंस। बट ऐसा नहीं है कि आप होम पोस्टिंग कर लें फिर आप बोले मेरे हस्बैंड बैंगलोर में है प्राइवेट सेक्टर में, या मेरी वाइफ कैलकाटा में है प्राइवेट सेक्टर में, मुझे वहाँ भेज दें, ऐसा नहीं बार बार होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। देन इट ऑल कम्स डाउन टू योर रिलेशंस। फिर आप एचआर की खिदमत कीजिए तभी कुछ हो सकता है। होम पोस्टिंग नहीं, प्रेफरेंशियल पोस्टिंग आपको एक ही बार मिलेगी, राइट? हाँ, प्रेफरेंशियल पोस्टिंग आपको एक ही बार मिलेगी। जनरली लोगों के लिए होम पोस्टिंग होती है, आप उसको फिर कहीं और भी ले सकते हैं एज अ प्रेफरेंशियल पोस्टिंग। तो हम ट्रांसफर्स की बात कर रहे थे। एवरी 5 to 7 ईयर्स द ट्रांसफर्स वुड हैपन एंड यू वुड बी आस्क्ड फॉर 3 ऑप्शंस। अब ट्रांसफर्स की अच्छाई और बुराई ये है कि with the transfers you get to know new people, visit new places, get to know new cultures, learn new things. ट्रांसफर के बाद नया काम मिलता है, डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक मैनी पीपल लाइक इट, स्पेशली जो आजकल की जनरेशन है अल्फा बीटा, जो भी हम जानते, मैं तो नहीं जानता, हम तो 80s बॉर्न है, वी आर लाइक वेरी ओल्ड नाउ। तो दोज पीपल लाइक as far as I know, बाकी काफ़ी लोगों को उस जनरेशन में भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो पीपल एन्जॉय इट, और आरबीआई विल टेक केयर ऑफ योर ट्रांसफर्स कि भैया आपको अच्छे से वहाँ पे ट्रांसफ़र अलाउंस दिया जाएगा ताकि आप एक अच्छा मूवर्स एंड पैकर्स करके जाओ। मतलब आप पैसे की कंजूसी ना करो, आपका सब कुछ आरबीआई टेक केयर करेगा ताकि जो ट्रांजिशन वो स्मूथ हो। नए ऑफिस में भी आपको अच्छे से वेलकम किया जाएगा। People are very friendly because they themselves have gone through so much transfers. They know that when somebody new is coming after the transfer, it's a transitionary phase and know how to accommodate him or her in the team. But साथ ही साथ सर इसके negatives भी हैं। जैसे हमने बोला हम अच्छाई और बुराई दोनों बताएंगे, तो बुराई भी पर्सनल लेवल पे किसी को लग सकती है। अब मेरे जैसा बंदा, फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वंस आई हैव बीन वन सिटी फॉर 5 to 7 ईयर्स के, यार आपने एक सोशल सर्कल बना लिया है, आपकी जान पहचान हो गई है, आप शहर से कंफर्टेबल हो गए हो कि यार कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, कहाँ खाना खाने जाना है, आपने अपने बच्चों का स्कूल एडमिशन करा दिया है, स्कूल में उनके फ्रेंड्स बन चुके हैं, वो सेटल हो चुके हैं। अब नए शहर में जाकर सर नया घर ढूंढना, नए तरीके से शहर को जानना, नए लोगों से जान पहचान बनाना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल, जैसा मैंने बताया कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इफ़ दे आर इन 4th 5th क्लास टू गो टू अ न्यू स्कूल इन अ न्यू सिटी, गेट सेटल्ड देयर। और इनफैक्ट स्कूल में एडमिशन दिलाना ही कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। दो आई नो कि बीइंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर स्कूल्स वुड एकोमोडेट यू, बिकॉज उनको भी एक रहता है कि यार एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। बट अगेन आई मीन बीइंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इज नॉट लाइक बीइंग एन जज और एन आईएएस ऑफिसर दैट एक फ़ोन कॉल से आपके बच्चे का एडमिशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये थोड़े ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप इसको मानते हैं तो ठीक है, बट काफ़ी लोग नहीं मानते हैं। तो मैं बोलूँगा सेलेक्टिवली किसी के लिए ये बहुत बड़ी अच्छाई है, सेलेक्टिवली किसी के लिए बहुत बड़ी बुराई है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन। इट इज़ नॉट अबाउट आरबीआई अच्छा या बुरा कर रही है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने कि सर अगर किसी को चेंज पसंद है
उसको ट्रांसफ़र ठीक लगेंगे, अगर किसी को स्टेबिलिटी पसंद है तो उसको फिर ट्रांसफ़र शायद अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की, जिनमें सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे लर्निंग के रिगार्डिंग क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर RBI ग्रेड बी रिक्रूटी। लर्निंग के रिस्पेक्ट में मैं ये बोलूँगा कि एज अ फ्रेशर, मतलब आप किसी भी एज में, चाहे आप पहले वर्क एक्स लेके आए, बट वाइल वर्किंग स्टार्टिंग वर्किंग एट RBI, यू आर अ फ्रेशर इन द रेगुलेटरी डोमेन, राइट। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है प्रोफेशनलिज्म ऑफ बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी। ऐसा प्रोफेशनलिज्म प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिसी में एक वर्ड भी गलत हो गया ना, देन इट कैन बी अ कैटास्ट्रॉफ फॉर द इकोनॉमी। Right. तो दे कैन नॉट टेक चांसेस। तो अटेंशन टू डिटेल, प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, ये चीज़ें आप सीखोगे। और सबसे बड़ी चीज़ है अ माइंडसेट ऑफ अ रेगुलेटरी बॉडी और अ माइंडसेट ऑफ बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफिसर। इट हैज़ टू बी वेरी बैलेंस्ड, इट हैज़ टू बी वेरी हॉलिस्टिक। ये नहीं है कि आपने इतनी सी चीज़ एनालाइज की और पॉलिसी बना दी। यू हैव टू बी वेरी हॉलिस्टिक एंड एनालाइज एवरीथिंग कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, यू हैव टू गो इन टू माइन्यूट डिटेल्स और बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप सीखते हो। और मैं यहाँ पे बोलूँगा, काफ़ी लोग एक सपना लेके आते हैं कि पता नहीं हम पहले दिन से ही पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई, इट टेक्स टाइम। यू माइट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग सम इनपुट्स विच विल हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, बट इनिशियली आप कोई महान गुरु नहीं है जो पॉलिसी मेकिंग करेंगे। ठीक है, यू नीड टू लर्न। बाकी सर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच कम्स लेटर इन द करियर। जैसे लेटर यू माइट बी सेंट ऑन अ डेपुटेशन टू IMF और वर्ल्ड बैंक, विच इज़ वेरी रेयर अगेन, राइट। ऐसा नहीं है कि 10 में से एक जा रहा है, आई थिंक 100 में से एक जाता होगा या 500 में से एक जाता होगा। सो इफ यू हैव टैलेंट, यू हैव अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट योर राइट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। यू नीड टू ग्रैब इट, यू नीड टू बीट द कॉम्पिटिशन। फिर मेनी डिजर्विंग पीपल गेट अपॉइंटेड टू दी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स टू वेरियस बैंक्स, जो कि बहुत ही मतलब एक अचीवमेंट होता है कि आप किसी बैंक के बोर्ड में डायरेक्टर हो। तो वो भी RBI आपको अपॉइंट कर सकता है इफ़ यू आर टैलेंटेड एंड इफ़ यू डिज़र्व इट। तो ये दो चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं बोलूँगा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में सर, यू कैन इवन रीच द लेवल ऑफ CGM। ठीक है, मतलब ये भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि आप चीफ जनरल मैनेजर के लेवल पे पहुंच सकते हो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग गुड। उससे ऊपर भी जा सकते हैं, बट काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर डिप्टी गवर्नर बन जाएंगे। आई रिमेंबर वन गाय केम इन द इंटरव्यू एंड सेड माय एम इज टू बी डिप्टी गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ RBI, सॉरी डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो आई थिंक इट्स गुड टू हैव एम्बिशंस, बट ये बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही रेयर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और टैलेंट भी होना चाहिए। जस्ट मेहनत से कुछ नहीं होगा। तो अपॉर्चुनिटी तो डिप्टी गवर्नर की भी रहेगी, बट अगर मैं साफ बोलूँ तो बहुत कम चांस है। ठीक है, वो आप वहाँ जाके ही देखिए कि कितना अपॉर्चुनिटी है। अभी आप उसको उस लेवल पे मत सोचिए कि मैं वो बनना चाहता हूँ इसलिए मैं RBI ज्वाइन कर रहा हूँ। इट्स गुड टू हैव एस्पिरेशंस, बट द रियलिटी चेक कैन बी वेरी लीथल। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं सर। बट ग्रोथ एंड लर्निंग, या हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो RBI में एक चीज़ थोड़ी सी जो लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं है। सो नाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड who were our students in 2019, 2020, उनका भी सर प्रमोशन नहीं हुआ है। They are still RBI grade B officers. As per RBI, it takes 7 years, minimum 7 years, for somebody to be considered to be promoted from grade B to grade C. ज़्यादातर लोगों का 7 साल बाद हो जाता है, बट अगर आपका कोई ब्लैक मार्क है, ब्लेमिश है, तो 7 साल में भी नहीं होगा, बट 7 साल से पहले नहीं होगा। तो 7 साल इज़ अ वेरी ह्यूज टाइम। अब देखिए उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितने लोग RBI ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन कर चुके हैं। वो भी RBI ग्रेड बी ऑफिसर है, आप भी हो। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है दैट देयर इज अ एज गैप बिटवीन पीपल हु आर एट द सेम लेवल। बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एंट्री लेवल पे भी आपकी एज हो सकता है 28 है, तो आप 6 साल बाद 34 के हो और आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर हो। और शायद कोई फ्रेशर जो 2025 में ज्वाइन कर रहा है वो 24 साल का है, 21 साल का लड़का, 22 साल का लड़का भी RBI। सो हो सकता है कि एक 22 साल का लड़का भी RBI ग्रेड बी ऑफिसर है, आप भी RBI ग्रेड बी ऑफिसर हो। यू कैन से इट्स नेचुरल के उनका एज गैप है पर उसका एक्सपीरियंस है। बट इन एन सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शायद आपकी जो स्टेटस है, रिस्पेक्ट है, वो आपके लेवल से होती है। तो 34 ईयर्स ओल्ड को लगेगा कि भाई आई एम सीनियर एंड आई एम मच ओल्डर देन हिम, तो आई डिजर्व टू बी एट अ हायर लेवल। तो उनको थोड़ा हर्ट करता है, और यूनियन ये चीज़ें रेस करती रहती है RBI ग्रेड बी मैनेजमेंट से।
और उसी के लिए आरबीआई कीप्स ऑन टॉकिंग टू यूनियन, कीप्स ऑन वर्किंग ऑन के यार ग्रेड ए पे रिक्रूट करते हैं, ऐसा करते हैं. सो थिंग्स आर गोइंग ऑन विच मैनेजमेंट थिंक्स दैट दे शुड डू. बट ये आज की डेट में एक प्रॉब्लम है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में जो प्रमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि यार ठीक है, यहाँ पे 7 साल के बाद ही होगा और सबका ही होगा. तो इससे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी भी आ जाती है, फीलिंग ऑफ कंफर्ट भी आ जाता है, विच इज़ गुड फॉर समबडी. बट शायद किसी को अच्छा ना लगे कि आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू गेट प्रमोशन इन नेक्स्ट 2 years, मुझसे जो करवाना है करवाओ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ. बट उसको शायद इतना फ़ायदा नहीं होगा. इनफैक्ट रघुराम राजन ने भी ये बोला है in one of the articles I was reading in the newspaper कि RBI should be very dynamic organization and it should reward people who are highly talented and capable, but there is no such provision. मतलब धीरे धीरे तो ठीक है, जो बंदा बहुत टैलेंटेड होगा वो ऊपर चला जाएगा शायद एंड में एक लेवल और. बट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई बहुत टैलेंटेड है तो आप उसको 4 साल बाद प्रमोट कर दें ग्रेड सी के लिए, नहीं. सो इट ऑल हैपन्स बाय अ प्रोसेस which runs after fulfilling a certain amount of time. So this is a bit hard for somebody who wants challenging work, right, who wants to grow very fast. Right, sir. 7 years is a lot of time. Lot of time for the first promotion. Right. And sir, I want to ask कि जो ये promotions हैं, does they come with the transfer, और transfer और promotion अलग अलग हैं? नहीं सर, अलग है. It doesn't necessarily mean कि आपका promotion होगा तो transfer होगा. You might be promoted while you are at the same location. Most of the times ऐसा ही होता है. राइट सर. सर अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट बोल लीजिए उसको डिस्कस करने वाले पॉइंट को, जो है सैलरी द हार्ट बीट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. तो सर क्या सैलरी स्ट्रक्चर है आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट के लिए, और इन हैंड कितना आता है सर? असली में तो मतलब लोग यही जानना चाहते हैं कि सीटीसी अलग बात है, आप काफ़ी हाई बता देते हैं 32 लाख के आसपास. इन हैंड कितना आएगा जब हम आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट पे वर्क करना शुरू करेंगे? सर सैलरी की बात हम हमेशा करते हैं एंड आई थिंक सैलरी एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जो बहुत ज़रूरी भी है. एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल वर्किंग फॉर मनी एंड कंपैरेटिव भी हो जाता है फिर ये कि हम कौन सी पोस्ट चूज करें अपने लिए, और थोड़ा सेल्फिश भी हमें होना पड़ता है जब हम सैलरी के बारे में सोचते हैं, विच इज़ गुड आई थिंक. ठीक है, मतलब सैलरी अच्छी होगी तभी हम अपना काम में भी मन लगा पाएंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग दी सैलरी मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि देखिए इट्स गुड कि आप सैलरी के बारे में सोचते हैं. आप सोचते हैं कि आरबीआई आपको क्या देगा, घर देगा, गाड़ी देगा, सैलरी देगा, जो भी देगा आप सोच रहे हैं उसके बारे में, विच इज़ गुड. दैट इज़ योर राइट, यू डिज़र्व इट बिकॉज आप टैलेंटेड हैं. बट ऑन दी अदर हैंड आई वुड लाइक टू से कि आप 100% ऑफ द टाइम्स इस पे मत लगाइए कि आरबीआई आपको क्या देगा इन टर्म्स ऑफ पर्क्स इन सैलरी. इफ़ यू कैन इवन स्पेंड 5%, just 5% of your time in thinking or analyzing that how can you leverage RBI as a platform to make a contribution to the economy of the nation. कि RBI में आप जाकर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू मेक अ डिफरेंस, ताकि यार आपको एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन हो कि यार मैंने ये चीज़ इनोवेट की, शुरू की, इम्प्लीमेंट की. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सर. एज अ रेगुलेटर RBI हैज़ टू बी वेरी इनोवेटिव. तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यूपीआई पिछले 5-6 साल में कितना ज़्यादा पेनिट्रेट किया है एंड हाउ इट हैज़ चेंज द लैंडस्केप ऑफ द पेमेंट सिस्टम. तो यूपीआई किसका ब्रेन चाइल्ड है? एनपीसीआई. एंड एनपीसीआई क्या है? आरबीआई की ही सब्सिडरी है. मतलब इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ आरबीआई. तो अल्टीमेटली somebody at RBI would have thought, it could be anyone, maybe RBI governor, maybe deputy governor, maybe some CGM, I don't know. Ultimately, it's in the organizational culture that they thought about it and this solution came up and they implemented it. And that is changing the landscape now. Even foreign nations are asking India to implement UPI in their payment ecosphere. So this is the opportunity you have got when you are working as part of RBI. वो opportunity प्लेट पे नहीं दी जाएगी आपको धीरे धीरे उतना टैलेंट दिखाना पड़ेगा दैट यू गेट एसोसिएटेड विद द राइट सेट ऑफ पीपल एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. और यही एक्चुअली आई थिंक आपका मिशन होना चाहिए टू वर्क इन आरबीआई. सैलरी इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड एंड इट विल ग्रो फॉर एवरीवन. आप काम नहीं भी करेंगे शायद तब भी उतनी मिलेगी. दैट्स द ड्रॉबैक ऑल्सो जो मैं अभी बता के चुका हूँ. बट वो आपका मिशन होना चाहिए मेरे हिसाब से. दैट इज व्हाट ट्रूली मीन्स टू बी एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. बाकी सैलरी सर बहुत अच्छी है. मैं तो बोलूँगा आपको लाइफ में क्या ज़रूरत होती है सब चीज़ों के अलाउंसेस भी आपको मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी.
आप बोलो आपको न्यूज़पेपर चाहिए, न्यूज़पेपर अलाउंस मिल रहा है, आपको मेड चाहिए, मेड अलाउंस मिल रहा है, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट अलाउंस मिल रहा है, कंप्यूटर अलाउंस मिल रहा है, आप स्पेक्टेकल्स लगाते हो, स्पेक्टेकल अलाउंस है, आप घर में रहना चाहते हो, आपको HRA अलाउंस है, आपके बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का अलाउंस है, आपने घूमने जाना है आपको वेकेशन का अलाउंस है, ठीक है, आपको कार लेनी है, लोन आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, आपने घर लेना है, लोन आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, और सब्सिडाइज अच्छा खासा सब्सिडाइज। तो मतलब इतने सारे अलाउंसेज हैं, और बेसिक सैलरी प्लस पर्क्स तो हैं ही। आप बुक्स पढ़ना चाहते हो अपनी नॉलेज के लिए, उसका भी अलाउंस है। मतलब मैं सारे गिना नहीं पा रहा हूँ, सारे अलाउंसेज हैं। कुल मिला के CTC 34 to 35 lakhs बैठेगा, और ये फिगर अलग, हर बंदा अलग बताएगा, बिकॉज देर इज नो स्टैंडर्ड लिस्ट कि यार इतना CTC है, ठीक है। बट ये एक रेंज है, कोई 34 बता देगा, कोई 33 बता देगा, कोई 36 भी बता देगा। आप लेके चलो कि 34 से 35, 34 to 35 lakhs योर CTC। अब मोटा मोटा लेके चलो 2,50,000 2,60,000 पर मंथ आपका CTC है। अब आपने पूछा था इन हैंड कितना आएगा। इन हैंड के लिए सर आपकी कुछ कंपोनेंट्स हैं जहां आपकी सैलरी कटेगी इन हैंड के मामले में। सबसे बड़ा इनकम टैक्स सर, आई थिंक इतनी सैलरी पे 15-20 हज़ार का इनकम टैक्स आपका कट जाएगा। उसके बाद NPS, ठीक है। तो CTC में तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है, आपका भी और एम्प्लॉयर का भी, तो 15-16 हज़ार आपका वो कट जाएगा। तो ये हो गया आपका तकरीबन 40,000 इनकम टैक्स प्लस NPS। तो 2,50,000 में से आप ये 40 काट देंगे तो 2,10 हो गया, बाकी और डिडक्शंस होती हैं। तो आप लेके चलो कि आपको 1,80-1,90 के करीब इन हैंड मिल सकता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या चाहिए है कि जो HRA अलाउंस है वो आपको तभी मिलता है अगर आपने RBI का अकोमोडेशन नहीं लिया। RBI खुद के भी फ्लैट्स प्रोवाइड कराता है, काफ़ी जगह पे तो मिलते भी नहीं, इतनी लंबी लाइन है वेटिंग में। बट अगर आपने RBI का अकोमोडेशन ले लिया तो आपको HRA अलाउंस नहीं मिलेगा, विच इज़ अराउंड 70 to 80,000। तो अगर आपने RBI का अकोमोडेशन ले लिया और HRA अलाउंस आपको नहीं मिला, सो योर सैलरी ड्रॉप्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम लाइक 190 - 75 to 115-120, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और जो मैं ये CTC बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि मंथली है सारा, काफ़ी बार आपको होगा कि किसी मंथ में कम मिल रहा है, किसी मंथ में ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि कुछ अलाउंसेस क्वार्टरली हैं, कुछ ईयरली हैं। सो दैट डिपेंड्स कि वो अलाउंस आपको कम मिल रहा है। सी ओवरऑल सर आई वांट टू से कि बीइंग एन RBI ग्रेड B ऑफिसर विल हेल्प यू लीड अ डिसेंट, नॉट लग्जूरियस, अ डिसेंट लाइफ, and above all a peaceful, I repeat peaceful life, ठीक है। और एक हम बोलते हैं ना कि सिक्योर लाइफ। तो डिसेंट लाइफ के साथ जब मुझे जॉब सिक्योरिटी मिल रही है और मेंटल पीस मिल रहा है, आई थिंक दैट इज द कॉम्बिनेशन यू वुड वांट इन लाइफ व्हेन यू क्रॉस 30 और 35, राइट सर। इनिशियली एट 28-29 इट वुड बी लाइक कि ठीक है बस पैसा मेरी प्रायोरिटी है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, काफ़ी लोग ऑलरेडी चिल्ड आउट होंगे कि ठीक है पैसा नहीं बट साथ में ये चाहिए। बट आई थिंक दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, अ डिसेंट सैलरी विद अ पीसफुल जॉब एंड अ सिक्योर जॉब। आजकल AI के ज़माने में आप देखिए कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं सर। राइट सर। मेटा, गूगल, AI, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले रैंप अप करते हैं, अपना सेट करते हैं सिस्टम, फिर बोलते हैं ये सेट हो गया, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाइए। काफ़ी कंपनीज में आप देखिए ले ऑफ्स चल रहे हैं। तो being at RBI you don't have to think even a single bit about it. It's a headache of RBI to train you on any new technology to find work for you. Right. They will not now ask you to go. I think इतना तो है सिक्योरिटी, so that's a good thing. नहीं, आपने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली सर कि अगर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, पीस मिल रही है, डिसेंट लाइफ मिल रही है, तो उससे बेटर कम्बिनेशन। और यहाँ पे ये हमने सारे तकरीबन पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस किए, बट नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बट मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट अ लाइफ वेयर यू ड्रीम ऑफ लग्जरी, ठीक है, तो काफ़ी लोग क्या होते हैं मेट्रोज से होते हैं जिन्होंने पहले ही अच्छा खासा देखा है, उनको लगता है कि और लग्जरी में जाना है, मुंबई में बेस्ट जगह पे फ्लैट लेना है, कोई 25-30 लाख की गाड़ी चाहिए, और असेट्स बनाने हैं, हर क्वार्टर में वेकेशंस करने हैं। आई थिंक दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल विल नॉट बी पॉसिबल जस्ट विद RBI सैलरी. If you have a good back, you can do it with your own money that you would inherit or your parents would give you. But just with RBI salary, and if you're a single earner, ऐसा luxurious life आप नहीं जी पाएंगे. बाकी I think India में where there are
देयर इज़ अ क्रंच ऑफ जॉब्स. मैं देखता हूँ लोगों को, गांव में लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं. उनका एम है कि सर हमें आप 1 लाख क्या 80,000 का भी बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब दे दिलवा दो बस दीजिए, एक बार. वी आर हैप्पी. राइट. सो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बट काफ़ी लोग ऐसा फ़ोन करके पूछते हैं सर कि लग्जरियस लाइफ मिलेगा. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग थ्रू देयर माइंड एंड आई फील लाइक दैट यू डोंट बिलोंग हियर बॉस. आई मीन अगर आप इस एंगल पे सोच रहे हो कि बीइंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर विल टेक यू टू लग्जरी, आई थिंक your start itself is wrong. Your foundation itself is wrong. You don't belong here. Go do something else. एंड मुझे तो कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब याद भी नहीं आ रही जो लग्जरी प्रोवाइड भी करती है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब. हाँ, काफ़ी लोग सर शायद वो एक यूपीएससी के प्रोफाइल से, आईएएस के प्रोफाइल से, अब उसमें भी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट देयर आर अदर मीन्स विच आई डोंट नो पीपल एज्यूम ऑफ और समथिंग. बट वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लो बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. जैसे मैंने बोला, यहाँ पे इंटीग्रिटी इज द मेन थिंग. यू डोंट हैव एन ऑप्शन. राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने. बट सर मुझे एक और जो है पॉइंट यहाँ पे ध्यान में आया है कि अभी 7th पे कमीशन के बाद 8th पे कमीशन की बात चल रही है, तो क्या उसका इम्पैक्ट आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी पे भी पड़ेगा? सर जनरली ये होता है, जैसे ही 8th पे कमीशन में बाकी एरियाज में सैलरी इंक्रीज की जाती है, तो आरबीआई का भी एक अपना प्रोसेस है सैलरी रिवीजन का. मतलब वो इनसे इंटीग्रेटेड नहीं है? पर इंटीग्रेटेड नहीं है, बट एक तरह से अनऑफिशियली इम्पैक्टेड है. तो जैसे ही वहाँ पे सैलरी रिवीजन होता है तो आरबीआई एम्प्लॉय यूनियन इज ऑल्सो वेरी एक्टिव कि देखो भैया वहाँ पे इतना बढ़ गया है, आप हमारा भी बढ़ाओ. सो वेन एवर देयर सैलरी रिवीजन इज ड्यू विच हैपन्स एज पर प्रोसेस आई थिंक एवरी 2 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको वो मिलेगा ही मिलेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि 8th पे कमीशन में अगर 100% इंक्रीमेंट दे दिया है तो उनको सिर्फ 5% मिलेगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. मतलब काफ़ी जो है प्रोपोर्शनली रहता है. प्रोपोर्शनली आता है. एम्प्लॉय यूनियन विल फाइट बैक फॉर ऑल इट्स राइट. राइट. ग्रेट सर, ग्रेट. अच्छी बात है कि शायद 8th पे कमीशन आने ही वाला है, तो ये 34-35 और बढ़ जाएगा. बढ़ेगा सर. ये आप देखिए, मतलब 4 साल पहले ही आई थिंक इट यूज्ड टू बी 23-24. राइट. 4 साल में ये हो गया है 36-37, और अगले 3 साल में इट विल बी सेइंग कि यार अब ये 50 हो गया है. राइट सर. एंड इन टर्म्स ऑफ सीटीसी मुझे नहीं लगता कि कोई और जॉब मतलब फॉर्मली इतने जो है लेवल पे दे रही है. नॉट इन योर बैंक अकाउंट एटलीस्ट. राइट. सर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया की, जो मुझे लगता है कि शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है. कि भाई आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या बट जॉब पाने के बाद आप उस जॉब को टिल रिटायरमेंट कर सकते हो. तो जॉब प्रोफाइल क्या होती है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की? हमें एग्जैक्टली क्या काम करना पड़ता है जब हम इस पोस्ट पे सिलेक्ट होके आते हैं? सर मैंने पहले भी बताया था कि इनिशियली काफ़ी लोग एज्यूम करते हैं कि हम पता नहीं एकदम से पॉलिसी मेकिंग में चले जाएंगे. नहीं, बट यू विल बी अ कॉग इन द व्हील विच इज़ वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग रेगुलेशंस फॉर द इंटायर कंट्री. बट जो फाइनल डिसीजंस हैं वो बहुत हायर लेवल पे लिए जाते हैं. बट यू वुड बी वर्किंग विद दोज टीम्स. तो यू नीड टू हैव पेशेंस और रेगुलेटरी माइंडसेट आपका धीरे धीरे बनेगा. बहुत सारी चीज़ें, प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आई थिंक इट्स जस्ट बीइंग अ न्यूबॉर्न बेबी इन दी वर्ल्ड एंड यू नीड टू लर्न ABC, यू नीड टू सी दी वर्ल्ड. इट वुड बी लाइक दैट. धीरे धीरे औकात बनती है. ठीक है, 5-7 साल लगाओगे, फिर औकात बनेगी चीज़ों को लेकर कि हाँ मुझे इस एरिया का सारा पता है, एंड पीपल विल स्टार्ट कंसल्टिंग यू. दैट इज़ द टाइम व्हेन यू माइट बी इंडक्टेड इनटू पॉलिसी मेकिंग. बाकी जो वर्क प्रोफाइल है सर, ऐसा कोई मैं नहीं बोलूँगा कि एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है. इट्स अ जर्नलिस्ट जॉब. दे आर रिक्रूटिंग फॉर अ जर्नलिस्ट. So it all depends upon your department in which you're working in, and departments keep on changing. So you will not have one kind of work profile, one type of knowledge base that you would be using for your entire life. तो अगर मैं कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करूँ सर, जैसे कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स की बात करें, अगर ऑडिट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है बिकॉज वहाँ पे एक तो आपको पावर भी है कि आप जाके ऑडिट करते हो. यू कैन फाइंड मिस्टेक्स, गलतियाँ निकालने में मज़ा आता है. यू कैन पेनलाइज देम. और बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है बैंक्स का ऑडिट्स. मतलब ज्वाइनिंग के तुरंत बाद मिल जाता है ऑडिट डिपार्टमेंट या टाइम लगता है? नहीं, काफ़ी लोगों को मिल जाता है विद इन 1 to 2 years, एंड देन बीइंग इन द ऑडिट डिपार्टमेंट दे विल गो टू द बैंक्स, बट विद देम सीनियर पीपल विल गो. पर एक्सपोजर अच्छा मिलता है. तो ऑडिट हो गया सर. फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम होता है बिकॉज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इज एन एंटायर न्यू इकोसिस्टम. लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन. तो आप देखिए उसमें कितनी पॉलिसीज़ बनती रहती हैं. यूपीआई इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग डोमेन. यूपीआई में कितने चेंजेस लाते रहते हैं कि यूपीआई से अब लोन कर लोगे, स्टॉक मार्केट कर लोगे, यूपीआई सर्कल बना दिया. सो ऑल दैट इज़ पार्ट ऑफ रेगुलेशन. फिर एक डीलर्स डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद और बेचते हो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. हाँ, डीलिंग करते हो सिक्योरिटीज़ में. सो दैट्स ऑल्सो वेरी मच इन डिमांड इन द मार्केट. तो ऑडिट,
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम और डीलर्स जो डिपार्टमेंट है, उनके तीनों के जो प्रोफाइल हैं वो मार्केट में बहुत डिमांड में रहते हैं. ऑडिट वालों को तो कॉम्प्लायंस के लिए बैंक्स उठा लेते हैं. पेमेंट एंड सेटलमेंट की जिसको नॉलेज है उसमें सर पेमेंट एंड सेटलमेंट में जितने भी हमारी कंपनीज हैं, फ़ोन पे, रेजर पे, ये सब उठाने के लिए तैयार हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में. फिर डीलर्स डिपार्टमेंट को इन्वेस्टमेंट बैंक्स. तो ये 3 अच्छे डिपार्टमेंट हैं, अच्छा काम हो रहा है, ये वर्क प्रोफाइल अच्छा है. फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी यू आर बीइंग मेड हेड ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट एंड यू हैव टू इंश्योर दैट उस डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन के जितने भी स्कीम्स हैं, लीड स्कीम हो गया और स्कीम्स हो गई, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हों. There you might be meeting the DC of the area, the collector of the area, the ministers, MLAs of the area, so that you can push the financial inclusion framework in your district. फिर करेंसी डिपार्टमेंट है जिसमें many a times you are made a head of the currency chest. तो RBI ने बहुत सारी करेंसी चेस्ट बनाए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया. बिकॉज आरबीआई से जो पैसा आता है उसी के थ्रू सर्कुलेट होता है, करेंसी चेस्ट में स्टोर किया जाता है, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोकली. सो बीइंग एज पार्ट ऑफ द करेंसी चेस्ट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, एज मनी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ इन अ वेरी सिक्योर मैनर. तो समटाइम्स यू आर इवन रिक्वायर्ड टू स्टे बियॉन्ड 6 or 7 डिपेंडिंग अपॉन व्हेन द मनी इज अराइविंग. इफ मनी इज अराइविंग एट 11 in the night you have to be there. तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है एंड यू लर्न अ लॉट अबाउट द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स देयर. बाकी काफ़ी प्रोफाइल्स में आरबीआई विल आस्क यू टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स और आउट ऑफ द ऑफिस आवर्स, उसके लिए आरबीआई विल रीइंबर्स यू. देन सर करेंसी डिपार्टमेंट है. सो आरबीआई ने क्या किया हुआ है, करेंसी चेस्ट बनाए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम वेयर द मनी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बैंक्स. आरबीआई से करेंसी चेस्ट में आता है, देन इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बैंक्स. तो उस करेंसी चेस्ट में कई बार आपको मतलब हेड बना दिया जाता है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द गुड केयर ऑफ द मनी विच इज स्टोर्ड इन करेंसी चेस्ट, क्योंकि वो बहुत ही सिक्योर प्रोसीजर है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. काफ़ी बार आपको लेट तक भी रुकना पड़ता है वहाँ पे. पीपल में लाइक इट और नॉट लाइक इट. कोई मैरिड नहीं है उसको अच्छा लगेगा, जो मैरिड है उसको अच्छा नहीं लगेगा, जो मैरिड नहीं है उसको अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा काम करने के पैसे भी मिल रहे हैं वहाँ पे अगर आप 6 बजे के बाद रुक रहे हो. तो प्रॉस एंड कॉन्स हैं. अगेन इट्स योर परसेप्शन, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ. फिर ऑडिट डिपार्टमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा प्रोफाइल है, बट फिर आपको ट्रैवल करना पड़ता है सर. यू हैव टू बी अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर कंसेक्टिवली फॉर 7 to 8 days. तो पैसे भी एक्स्ट्रा मिलते हैं. तो अगेन कोई मैरिड नहीं है उसको अच्छा लगेगा, कोई मैरिड है उसको शायद नहीं अच्छा लगेगा. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिनारियोज हैं. इट हाईली डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन. बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे यू माइट नॉट फील दैट चैलेंजिंग वर्क इज़ बीइंग गिवन टू यू. काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स में डाल दिया जाता है. वन ऑफ माई स्टूडेंट, तो वो खुश है, ऐसी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली आप चाहते हो कि यू गेट पोस्टेड इनटू द बेस्ट डिपार्टमेंट. सबके होता है कि यार वो डिपार्टमेंट बेस्ट है, मुझे वो कब मिलेगा, ऑडिट कब जाऊँगा मैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट में कब जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं. हालांकि आरबीआई में कुछ छोड़ता नहीं है, बहुत कम एट्रिशन रेट है. बट एक साइकोलॉजिकल होता है कि व्हेन विल आई वर्क इन द बेस्ट डिपार्टमेंट. तो ऐसा भी हो सकता है, जैसा मैंने बताया, कुछ डिपार्टमेंट्स में अच्छा काम नहीं आपको लग सकता है, बट दोज डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो ट्रूली इंपॉर्टेंट. मतलब अगर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ही नहीं अच्छा होगा तो क्वालिटी क्या आएगी, क्या क्वालिटी इंडक्ट होगी, वो आगे क्या काम करेंगे, तो भट्टा बैठ जाएगा बैंक का. सो एवरी डिपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड. बट आपकी परसेप्शन के अकॉर्डिंग आपको शायद लगेगा कि यार मुझे बेस्ट डिपार्टमेंट नहीं मिला है. और इसमें ओवरऑल सर जो वर्क कल्चर है, जैसे अभी तो हम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, वर्क कल्चर इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी गुड. 9 to 5 रहता है जनरली. फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिम फैसिलिटीज़ हैं, कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं, स्पॉन्सर्ड वेकेशंस हैं जैसे मैंने आपको बताया. तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है. बट आई थिंक वन थिंग विच इज़ नॉट गुड, एंड Mr. Raghuram Rajan, who is also ex-governor of RBI, has also talked about it. You can read it in an article on I think one of the leading news websites of India, where he said that RBI being a regulator should be a very dynamic organization, but it is kind of has become bureaucratic, जहाँ पे decisions बहुत slow लिए जाते हैं, files hierarchy है, फाइल्स बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं. आई थिंक इट्स गुड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, बिकॉज जब आप रेगुलेशन बना रहे हैं, यू कैन नॉट बी
टू रिएक्टिव और टू फास्ट, टू रिएक्टिव और टू फास्ट, इंपल्सिव नहीं हो सकते वहाँ हाँ, कि अब ये हो गया, ये कर दो. यू नीड टू टेक योर टाइम, यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग is being solved through this. Every use case is being solved through this. But since Raghuram Rajan ने बोला है, so he would have meant it कि भैया ब्यूरोक्रेसी है, टाइम लगता है चीज़ों को होने में, it is not as dynamic it should be, and merit is not rewarded, which I've talked about earlier. कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, there is no provision कि आप उसको जल्दी जल्दी प्रमोट कर you take him forward. You can be in the good books of your manager, but that would don't fast track your promotions or your growth in the RBI. So there is a little motivation left for the employees to give more than what is being demanded. राइट सर. तो सर हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स ही डिस्कस कर लिए हैं. हमने जॉब प्रोफाइल, सैलरी, देन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सब डिस्कस किया. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आप क्या चाहते हैं. और तभी शायद हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड भी किया कि भाई आपको पहले ही पता हो कि लाइफ आफ्टर सिलेक्शन क्या होने वाली है, ताकि आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाएँ कि भाई वेदर टू गो फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट. एंड सबसे अच्छी बात एक ये भी लगी मुझे कि भाई दिस इज़ समथिंग विच यू शुड एस्पायर फॉर. क्योंकि जो सर ने बोला बीच में कि अगर आपको एक सिक्योर जॉब मिल रही है, अगर आपको डिसेंट जॉब मिल रही है और आपको एक अच्छी जो है लाइफ मिल रही है, पीसफुल लाइफ मिल रही है, तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए. हाँ, आपकी अपनी एस्पिरेशंस हो सकती हैं, बट दिस इज समथिंग वी एज अ इंडियन डिजायर्ड फॉर. Yes. So, sir, thank you very much for your My views. pleasure. So, that's all for all. Bye bye. Take care. Bye everyone.